हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनपुर गांव में कैलाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। कैलाश बहुत मेहनती और समझदार भी था, जिस वजह से गांव वाले कैलाश की बहुत इज्जत करते। वहीं दूसरी तरफ कैलाश के घर के ठीक सामने उनका पड़ोसी मटरू रहा करता। जी सुनिए, मुझे आपसे बहुत समय से एक बात कहनी थी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था और मैं उस बात को फिर भूल भी जाया करती थी। हाँ कहो, क्या बात है? तुम किस बात से परेशान हो? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई दिन अपने सामने वाले मटरू को सुबह सुबह घर लौटते देखा है और मैं उसे रात में ही घर से निकलते हुए भी देखती हूँ। अरे गीता, तुम उस पर ध्यान मत दो। वो शहर में काम करता है तो रात में जाता है और सुबह होते होते घर लौट आता है। जी मुझे तो लगा ना जाने ये रोज सुबह सुबह कहाँ से आता है। तुम भी ना। वैसे वो मटरू की शक्ल भी थोड़ी डरावनी है। उसे कोई देख ले तो सोचे कहाँ से ये सुबह सुबह तंत्र विद्या सीख कर आ रहा है। मटरू पूरे दिन सोता और रात को अपना झोला लिए जंगल की तरफ से होता हुआ शहर को निकल जाया करता। एक रोज गांव में सरपंच जी के घर चोरी हो जाती है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना जाने कौन अभागा मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां ले गया। मालकिन, ये तो सच में गंभीर समस्या का विषय है। यहाँ से 1-2 बोरियां नहीं बल्कि 10 से ज्यादा अनाज की बोरियां चोरी हुई हैं। एक बार बस पता चल जाए कि मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां कौन ले गया है, उसके दोनों हाथ कटवाकर अपने दरवाजे पर लगवाऊंगी। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है कि आखिर जब गांव के सरपंच के घर में चोरी हो सकती है तो गांव के लोगों का क्या? चोर तो उनका सामान भी चुरा ले जाएंगे। कैलाश, गांव में आज तक मैंने इतनी बड़ी चोरी नहीं देखी, वो भी गांव के सरपंच के घर। हाँ काकी, गांव में सरपंच जी के घर चोरी मायने रखती है, लेकिन हो तो ये भी सकता है ना कि चोरी उनके किसी खास ने की हो। बेटा, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कह नहीं सकते। अब हमें भी चौकन्ना रहना होगा। हाँ काकी, ये तो ठीक कह रही हो तुम। चलो चलता हूँ, मुझे खेत भी जाना है। कैलाश जैसे ही अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ मटरू को अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखता है। अरे मटरू, क्या बात है? आज तो तेरे दर्शन हो ही गए। मुझे तो तू पूरे 3 महीनों से नजर नहीं आया है। अरे कैलाश भैया, कैसन हो? हमारी तो नौकरी चली गई, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन आराम कर लेते हैं, उसके बाद जाके नौकरी ढूंढेंगे। अरे मटरू, सुनकर बुरा लगा। चल कोई नहीं, अब शहर ना जाकर गांव में ही कोई काम ढूंढ ले। हाँ भैया, सोच तो हम भी यही रहे हैं। वैसे हमें लायक कोनो काम हो तो हमको जरूर बताइएगा। अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अब सरपंच जी के यहाँ चोरी होने के अगले ही दिन फिर से गांव में चोरी होती है। अरे कैलाश भैया, क्या बात हो गई? यहाँ पे इतना भीड़ काहे है? कोनो हादसा वैसा हुआ है का? अरे नहीं नहीं मटरू, गांव में कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन लगातार चोरियां हो रही हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे बाप रे, ये क्या बोलत हो भैया? अपने सोनपुर गांव में चोरी हुई? अरे मटरू, बड़े ही दिनों बाद दिखा है। लगता है अब शहर आना जाना नहीं कर रहा क्या? अरे काकी, कैसन बात कर रही हो? शहर तो तब जाएंगे ना जब कोनो काम होगा। अरे हमारा तो काम चला गया ना, अरे मतलब छूट गया। इधर गांव में चोरियों से गांव के लोग काफी डरे हुए थे और परेशान थे, लेकिन कैलाश को मटरू पर शक हो रहा था, क्योंकि जब से गांव में चोरियां होने लगी तब से मटरू गांव से बाहर जाना बंद कर चुका था और ये कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मटरू पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसमें आए अचानक बदलाव के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, लेकिन हो सकता है उसकी नौकरी चली गई हो तो उसमें विनम्रता आ गई हो। लेकिन ये तो कह रहा था इसकी नौकरी चली गई है, तो ये जा कहाँ रहा है? लगता है फिर से कहीं काम मिल गया होगा। कैलाश तो अपने घर की रखवाली कर रहा होता है, इसीलिए वो मटरू पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब की बार मटरू के घर चोरी हो जाती है।
मटरू सुबह सुबह ही अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा होता है। अरे मटरू भैया, क्या सब ले गए आपके घर से चोर? वैसे तो आपके घर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि चोर आकर चोरी कर जाए। अरे गीता भाभी, का बताए आपको, हमरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन हमारी माँ के गहने वो चोर चुरा के लेके चले गए, जो हमारी माँ ने हमारी होने वाली पत्नी के लिए दिया था। चोर ने तो वो भी नहीं छोड़ा, हमारी तो लुटिया डूब गई। मटरू, एक तुम ही चोर से परेशान नहीं हो, पूरा गांव रात में जाग जाग कर पहरा देता है, लेकिन चोर तो इतना शातिर है कि किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। रात में ही कैलाश हमको बाहर जाते हुए देख लिया था, वरना हम अपने घर में चोरी करने का नाटक थोड़ी करते। पूरे गांव में चोरी करते हैं और अपने घर में चोरी का नाटक नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? असल में गांव में जो भी चोरी हो रही थी उसमें मटरू का ही हाथ था। अब देर रात फिर से कैलाश गांव में चल रहे चोरी की वजह से जगकर पहरेदारी कर रहा था। तभी वो देखता है कि कुंती काकी के घर की तरफ मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी गया है। कहीं यही चोर तो नहीं है वो? कहीं क्या यही है वो चोर? भला इतनी रात को कुंती काकी के घर में उनके समधी जी थोड़ी आएंगे। बेटा, मुझ बुढ़िया के घर में क्या ही मिलेगा तुझे? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। चुप कर और बता, कहाँ रखे तूने पैसे और गहने? आज ही तूने अनाज और सब्जियां बेचकर अच्छे पैसे कमाए हैं, चल जल्दी निकाल। बेटा, वो पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए जमा कर रखे हैं, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब कैलाश पीछे से जाकर उस चोर को पकड़ लेता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इधर कुंती काकी गांव वालों को इकट्ठा कर चुकी थी और जब उस चोर के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि मटरू होता है। मटरू, तूने मुझे माँ समान बुढ़िया पर चाकू रखा, मेरे घर में चोरी करने आया। अब खुद सच बताएगा या गांव वालों को बुलाऊं? मार खा के बताएगा क्या सच? नहीं भैया, हमका मत मारो, ये सब तो गांव के लोगन से बदला लेने के लिए किया था। अरे अभागा, कौन सा बदला? कौन सा गांव वाले ने तुम्हें सूली पर चढ़ाने की बात कही थी, जो तू गांव में चोरी करके लोगों से बदला ले रहा है? आज से 6 महीने पहले ये सब लोग हमको बेरोजगार कहते थे चोर की शकल का है तू, तेरे को काम कौन देगा? लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम शहर गए, काम पकड़ा, लेकिन वहां भी लोग हमारा मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि शकल देखो भोंदू सी है। तब हमने ठान लिया कि हम अब दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और आज भी हम पकड़े नहीं जाते। वो तो कैलाश भैया ने हमको देख लिया। मटरू, तुम इतनी सी बात की वजह से गलत रास्ते पर गए। तुम इससे सीख लेकर अच्छे रास्ते पे भी चल सकते थे ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हो कैलाश भैया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करते, हम बदले में अंधे हो चुके थे। हमको बदला लेना था और सबको परेशान करना था। हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सरपंच जी के यहाँ चोरी भी तुमने की थी ना? नहीं, वो चोरी हम नहीं किए, वो चोरी तो सरपंच जी के साले ने की थी। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे गोदाम से अनाज ले जाते हुए। मटरू के काफी माफी मांगने पर गांव वाले तो मटरू को माफ कर देते हैं, लेकिन जब सरपंच को मटरू उनके गोदाम में चोरी करने वाले का नाम बताता है तो सरपंच जी मटरू से खुश होकर उसे काम पर रख लेते हैं। बेगमपुर गांव में एक शेखर नाम का आदमी आता है, जो कि कलेक्टर ऑफिस से आया होता है। शेखर जब गांव में पहुंचता है तो देखता है गांव के बीच एक रेखा खींची हुई है और गांव का कोई भी आदमी उस रेखा को पार ही नहीं करता था। तभी वहां से एक बुढ़िया अपने सर पर पानी का घड़ा लिए गुजर रही होती है। शेखर उसे रोकता है। अम्मा, मुझे सरपंच सज्जन सिंह के यहाँ जाना था, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? अब पूछो, क्या पूछना है? पहले आप ये बताइए कि आपने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ भला क्यों खींचा? क्योंकि तुम्हें जिससे मिलना है वो आदमी हमारी तरफ का है और तुम गांव के दूसरी तरफ खड़े थे। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? मैं चाहे किसी भी जगह पर खड़ा रहूं, अरे गांव तो एक ही है ना। नहीं,
इस गांव का बंटवारा हो चुका है। ये गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा हमारे वर्तमान के मुखिया सज्जन सिंह का है और आधा गांव हमारे भूतपूर्व मुखिया केशव सिंह का है। क्या कहा? इस गांव का बंटवारा हो चुका है? हाँ बेटा, इस गांव का बंटवारा हो चुका है। इस गांव के लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। आप इसी रास्ते सीधे चले जाओ, सामने एक बड़ा सा घर दिखाई देगा, वही सज्जन सिंह का घर है। थोड़ी देर बाद शेखर सज्जन सिंह के घर पहुंचता है और देखता है कि वो अपनी पत्नी रमा के साथ बैठा चाय पी रहा होता है। क्या आप ही सज्जन सिंह हैं, इस गांव के मुखिया? जी हाँ, मैं हूँ इस गांव का मुखिया। बताइए क्या काम है आपको? जी, वो आप लोगों ने बहुत समय पहले इस गांव में पानी की टंकी लगाने की अपील करी थी। सरकार ने उसके लिए मंजूरी दे दी है। मुझे बस कुछ पेपर्स तैयार करके दिल्ली भिजवाने होंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आखिरकार हमारी मेहनत रंग ही लाई। अब हमारे गांव में पानी की कमी कभी नहीं होगी। सभी लोग सुखी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आप एक काम करिए, केशव सिंह को भी बुला लीजिए। वो भी एक बार पेपर पर साइन कर देंगे, फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। देखिए, केशव सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आपको जो काम करवाना है, जहाँ साइन लेना है, हमसे ले लीजिए और काम शुरू करवाइए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार में से कोई होगा। अरे उनको बुला लीजिए, क्योंकि जब तक उनके घर का कोई मेंबर इस पेपर पर साइन नहीं करता, मैं किसी काम को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। शेखर गांव का ब्यौरा लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गांव में पानी की टंकी बनने वाली बात केशव सिंह की पत्नी हीरा देवी के कानों तक पहुंच जाती है और वो शेखर से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। आप हैं कौन और ऐसे कैसे मेरे ऑफिस में घुस आई आप? शांत हो जाइए। आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तभी आप मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आप कोई भी हो, लेकिन किसी सरकारी ऑफिस में नहीं घुस सकती हैं, वो भी बिना इजाजत के। आप पहले शांति से मेरी बात सुनिए। मेरा नाम हीरा देवी है। मैं केशव सिंह की पत्नी हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ पानी की टंकी बनवाने वाले हैं। अच्छा, तो आप हैं हीरा देवी। आपने जो सुना है सही सुना है। जल्दी से इन कुछ पेपर्स पर साइन कर दीजिए, ताकि मैं फिर सज्जन सिंह जी से भी साइन करवा के आप लोगों के लिए ये काम शुरू करवा सकूं। आपको सज्जन सिंह की साइन की कोई जरूरत नहीं है। मेरी साइन ले लीजिए और काम आगे बढ़ाइए। साथ ही पानी की टंकी हमारी तरफ बननी चाहिए, ताकि गांव वालों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। वो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि एक पानी की टंकी से पूरे गांव में पानी दिया जा सकता है। नहीं, उसका पानी तो सिर्फ हमारे हिस्से में आना चाहिए। आप इतने दिनों से इस गांव में हैं, आपको पता नहीं चला कि इस गांव का बंटवारा हो चुका है। अरे आपकी तरफ की जमीन अच्छी नहीं है। पानी की टंकी तो सज्जन सिंह की तरफ ही बनेगी, क्योंकि उस तरफ नदी का भी बहाव है। होगा वही जो मैं चाहूंगी। हीरा देवी वहां से चली जाती है और शेखर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन गांव के बंटवारे के कारण गांव वालों का ही नुकसान होता है, जिसकी वजह से गांव वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन अचानक से एक मजदूर काम करते करते खेतों में बेहोश हो जाता है। तभी शेखर उसके पास आता है और वहां खड़े लोगों से उसे अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगता है। साहब, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे गांव में है। ये कैसे हो सकता है कि पूरे गांव में कहीं भी एक हॉस्पिटल ना हो? साहब, गांव में हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे हिस्से में नहीं है, हीरा देवी के हिस्से में है। और अगर हमारे गांव का कोई आदमी उधर गया तो दोबारा कभी अपने इस तरफ आकर अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकता। अरे तो फिर तुम लोग बीमार होने पर इलाज करवाने कहाँ जाते हो? दूसरे गांव साहब। अरे यार, हद है तुम लोगों की भी। गांव में हॉस्पिटल होने के बाद भी सिर्फ 2 लोगों की दुश्मनी और मनमानी के कारण आप लोगों को इतना सब कुछ सहना पड़ता है। अरे आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सभी लोगों को अपनी जान प्यारी है साहब। मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इस आदमी का इलाज इस गांव के हॉस्पिटल में ही होगा। मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है।
शेखर उस आदमी को उठाकर हीरा देवी के हिस्से में आने वाले अस्पताल में लेकर जाता है और उसका इलाज करवा के वापस लौट रहा होता है। तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी अपने अपने हिस्से में खड़े दिखाई देते हैं। शेखर जी, आप यहाँ सरकारी काम से आए हैं, वही करिए। गांव के मामलों में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हिस्से के आदमी को इस हीरा देवी के हिस्से में ले जाने की? मैंने वही किया जो इंसानियत के नाते ठीक था, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध कर नहीं रह सकता हूँ। शेखर वहां से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं और परेशानियां बढ़ती जाती है। एक दिन अचानक से हीरा देवी के हिस्से की लाइट चली जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो सज्जन सिंह के हिस्से में था, जहां पर सज्जन सिंह की इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता था। इस सब के चलते पूरा गांव पूरी रात बिना लाइट के बिता देता है, जिसे देखकर शेखर गांव वालों से कहता है, अरे आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो इन लोगों ने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है? अरे जिसकी वजह से जरूरत की चीजें आ नहीं सकती, और जो चीजें गांव में है उसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शेखर की बात सुनकर वही बुढ़िया आगे आती है जो उससे पहली बार मिली थी, और उसे सारी बातें बताती है कि शेखर सिंह ने गलतफहमी में आकर हीरा देवी के पति को मार डाला था, जिसके चलते दोनों के बीच में ये दीवार खड़ी हो गई, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सुकून का जीवन बिताएं, तो आप सभी लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर शेखर वहां से लौट आता है और कुछ देर बाद अपना सारा सामान पैक करके शहर वापस चला जाता है, और पानी की टंकी का काम बीच में ही रुक जाता है। गांव के बंटवारे के चलते सभी गांव वालों का जीना हराम हो जाता है। धीरे धीरे कुएं का पानी भी सूखने लगा था। तभी एक दिन गांव के लोग अपने अपने हिस्से में खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी वहां आते हैं और अपने अपने हिस्से के लोगों को एक दूसरे से बात करता देख गुस्सा हो जाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे दुश्मनों से बात करने की? तुम सभी लोगों को इसकी सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी, जिसके बाद दोबारा तुम लोग अपने दुश्मनों से बात करने से पहले 100 बार सोचोगे। दोनों की ये बातें सुनकर बुढ़िया गुस्से में बोलती है, जब से आप लोगों की दुश्मनी हुई है, तब से हम सभी गांव वाले सजा ही तो काट रहे हैं। कभी गांव का बंटवारा सहकर, तो कभी अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरे गांव से भीख मांगकर। आप लोगों ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक पानी की टंकी के लिए आप लोगों ने इतना तमाशा कर दिया कि वो सरकारी अफसर भाग गया। अब हमें पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। बुढ़िया को बोलता देख सभी गांव वाले हिम्मत करते हैं और उसका साथ देते हुए सब अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने लग जाते हैं। और ये सब देखकर उन दोनों को अपना दबदबा कम होता हुआ दिखता है, और दोनों आपस में राय मशवरा करके शहर जाते हैं, जहां पर वह शेखर से टंकी दोबारा बनवाने की बात करते हैं। अब गांव वालों को सुकून की सांस मिलती है, और उस दिन के बाद से वो सिर्फ गांव के हित के बारे में ही फैसला लेते हैं, वो भी साथ मिलकर। रघुलाल गांव का जाना माना डॉक्टर था। वो बात और थी कि उसे कुछ भी नहीं आता था। उसका क्लिनिक उसके कंपाउंडर मनोज की बदौलत चलता था, लेकिन रघुलाल कभी इस चीज को नहीं मानता था। उसे लगता था कि उसका क्लिनिक उसके दम पर ही चलता है, जिसके चलते वो मनोज को हमेशा क्लिनिक से निकालने की धमकी देता रहता। एक दिन मनोज देर रात से क्लिनिक पहुंचता है। आइए आइए सर, हमारी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आप अभी क्यों आए? थोड़ा और लेट आ जाते। नौकर तो हैं ही क्लिनिक खोलने के लिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप तो जानते ही हैं कि मेरी माँ बीमार रहती हैं। कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसी चक्कर में लेट हो गया। तुम जब भी लेट होते हो हमेशा अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाते हो। तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिलता क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी माँ सच में बीमार है। आप चाहे तो मेरे साथ घर चलकर देख सकते हैं। मुझे तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं है।
अब आगे से अगर लेट हुए तो उल्टे पांव वापस हो जाना। तुम्हारी मेरे क्लिनिक में कोई जगह नहीं होगी। रघुलाल अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी एक औरत अपने बेटे को लेकर आती है। देखिए, आपके बेटे को बहुत ही खतरनाक फोड़ा निकला है। इसमें चीरा मारना पड़ेगा और कम से कम 10 दिन दवा लेनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? चीरा लगाएंगे तब तो मेरे बेटे को बहुत दर्द होगा। वैसे चीरा तो पकने पे लगता है ना, लेकिन अभी तो ये कच्चा है, दवा से भी तो सूख जाएगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं दवा दे देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कौन है, तुम या मैं? डॉक्टर तो आप ही हैं, लेकिन आपके साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ा ज्ञान हो ही गया है। ज्ञान होने में और डॉक्टर होने में बहुत फर्क होता है। आगे से मेरे बीच में बोलने की कोशिश मत करना। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के हाथ में फोड़ा निकला हुआ है। बेचारा कल रात से दर्द से तड़प रहा है। कुछ करिए ना, ताकि इसे थोड़ा आराम मिल जाए। रघुलाल मनोज की बातों को काटते हुए अपने अनुसार बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा लगाकर दवाई पानी कर देता है और 500 रुपए ले लेता है। कुछ देर बाद औरत बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज फिर बोलता है, डॉक्टर साहब, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। आपको उस बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा नहीं लगाना चाहिए। आपने बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर वाला काम किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे झोला छाप डॉक्टर बोल रहे हो? मैंने आपको झोला छाप डॉक्टर नहीं बोला है, बल्कि आपके इलाज करने के तरीके को बोला है। आप बिल्कुल झोला छाप वाले डॉक्टरों की तरह मरीजों का इलाज करते हैं। कच्चे फोड़े में चीरा लगाने से इन्फेक्शन होने का डर होता है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम करो। रघुलाल हमेशा मनोज की बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसकी कही हुई किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता है, तभी एक दिन एक बुढ़िया उसके पास आती है और बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल रात से मुझे बहुत बुखार है। मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। बहुत दर्द है पूरे शरीर में। कोई अच्छी सी दवा लिख दो, जिससे मुझे जल्दी आराम हो जाए। आओ अम्मा आओ, आप मेरे पास आकर बैठो। मैं आपको अच्छी सी दवा लिख कर देता हूँ, जिसे खाकर आप दौड़ने लगेंगी। डॉक्टर साहब, आप दवाइयों की पुड़िया क्यों बनाने लगे? पहले अम्मा का बुखार तो चेक कीजिए, उसके बाद दवा देना। तुम फिर मेरे काम के बीच में बोल रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे काम के बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। मैंने गलत क्या बोला है डॉक्टर साहब? आप झोला छाप डॉक्टर की तरह सबका इलाज करते हैं, तभी तो मैं आपको झोला छाप डॉक्टर बोलता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर बिना चेक किए दवाई नहीं देता। मैं भी इस लाइन में काफी टाइम से हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे नहीं पता है कि बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। मतलब तो तुम्हारा यही है। अम्मा जी, आप एक काम कीजिए, आप इसी से दवा ले लीजिए, यही आपको दवाई दे देगा। नहीं नहीं, कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं तुमसे ही दवा लूंगी, क्योंकि डॉक्टर तुम हो, वो नहीं। और आज तक तुम ही तो सबका इलाज करते आए हो। कहने तो इसे। सुन लिया ना तुमने, या कुछ और भी सुनना रह गया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मनोज चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है और रघुलाल बिना बुखार चेक किए बुढ़िया को दवा दे देता है। बुढ़िया दवा लेकर घर चली जाती है और दवा खाकर आराम करने लगती है और रघुलाल अपने घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी राधा उसके लिए पानी लेकर आती है। आज आप बड़ी जल्दी आ गई। क्लिनिक पर काम नहीं था क्या? काम तो था, लेकिन काम करने का मन नहीं था, इसलिए चला आया घर। कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि आपने कुछ गलत किया? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। एक सवाल पूछने वाला इंसान मैंने अपने पास पाल रखा है। दूसरी तुम मत बनो। जब भी मैं किसी मरीज का इलाज करता हूँ तो बीच में कूद जाता है और अपना ज्ञान देने लगता है। जब देखो मुझे झोला छाप डॉक्टर बोलता रहता है। अच्छा, उसको भी आपकी सच्चाई पता चल गई। मुझे तो लगा था कि आपके झोला छाप डॉक्टर होने की बात सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? माना मैं झोला छाप हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन गांव के लोगों का इलाज तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ, आप ही सबका इलाज कर रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक इस गांव में कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं आ रहा। जिस दिन आ गया ना, उस दिन आप जेल में नजर आएंगे, बिना लाइसेंस और डिग्री के क्लिनिक चलाने के इल्जाम में।
मुझे लगता है मुझे घर ही नहीं आना चाहिए। रघुलाल और उसकी पत्नी की सारी बातें उनके दरवाजे पर खड़ा मनोज सुन लेता है। साथ ही उनकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है। मैं तो सिर्फ इनके इलाज करने के तरीके पर इन्हें झोला छाप डॉक्टर बोल रहा था, लेकिन ये तो सच में झोला छाप निकले। इनकी सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। कल मैं अपना फोन क्लिनिक में ही भूल गया था। तुम्हें बोला था कि मेरा फोन मेरे घर दे जाना, तुमसे वो भी काम नहीं हुआ। लगता है तुम अपनी नौकरी गंवाने का पूरा मूड बना चुके हो। मैं भी आज तुमसे यही बोलने आया हूँ। मैं आज से और अभी से तुम्हारे यहाँ की नौकरी छोड़ रहा हूँ। जो खुद झोला छाप है उसके साथ मुझे क्या सीखने को मिलेगा? बिना बात के मैं भी तुम्हारे साथ फंस जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कल तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सारी बातें सुन ली है। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। तुम सबको अंदाजे से दवाई देते हो, मासूम गांव वालों को पागल बनाकर उनसे पैसे लूटते हो। वो तो तुम्हारी तरह मेरी पत्नी को भी मजाक करने की आदत है ना, बाकी ये सच नहीं है। मुझे अच्छे से पता है वो सारी बातें मजाक नहीं है, बल्कि सच है। अगर ऐसा होता तो क्लिनिक की दीवार पर तुम्हारी डिग्री होती, लेकिन जब तुम्हारे पास डिग्री ही नहीं है तो क्या लगाओगे दीवार पर? अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत है तुम्हारे पास? रघुलाल और मनोज आपस में बातें कर रहे थे कि तभी गांव के लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी लोग एक बुढ़िया की लाश को पकड़कर रो रहे होते हैं। बुढ़िया को देखते ही रघुलाल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही बुढ़िया थी जिसका इलाज रघुलाल ने किया था। तभी एक रोती हुई लड़की बोलती है, दादी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हुआ इन्हें? कल तक तो ठीक थी, दवा भी लेने आई थी। भैया दादी दवा लेकर आई और खा करके आराम करने के लिए लेट गई। सुबह तक उठी ही नहीं। जब मैंने जाकर देखा तो बहुत देर हो गई थी। बेटी रो मत, वैसे भी इनकी उम्र हो गई थी। संभालो अपने आप को। जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है ना। तुम अपना मुंह बंद करो। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा जी की जान उम्र की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी गलत दवा की वजह से गई है। मैं आज तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। मनोज रघुलाल और उसकी पत्नी की बात वाली वीडियो गांव वालों को दिखा देता है, जिसके बाद गांव वाले उसे मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और जेल में डलवा देते हैं। और इस तरह से रघुलाल के झोला छाप डॉक्टर होने की सच्चाई सभी गांव वालों के सामने आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।